निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? अशोक का वो कौन सा अभिलेख है जिसमें बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो मेरे दोस्तों, कलिंग का अभिलेख नहीं है, धोली नहीं है, चौगड़ नहीं है, भाबरू अभिलेख यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। बेरार सभ्यता के बारे में सुना होगा तुमने, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। अगला हमारा प्रश्न है 2 नंबर का। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो जरा आराम से उत्तर बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? पार्श्वनाथ, कौटिल्य, मोगली, पुथलिश या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। 2 नंबर के प्रश्न में उत्तर क्या होगा? बादल गरज रहे हैं, मतलब बारिश आने वाली है भाई हमारे धूमधड़ाके से। चलिए साहब, यहाँ पे आंसर क्या होगा? कौटिल्य। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौटिल्य। चलो मुझे एक क्वेश्चन और बताओ, तो अशोक महान थे ना, इनके गुरु कौन थे? मुख्य गुरु जो थे वो कौन थे अशोक के? बताइए। देखिए, कौटिल्य की बात की जाए तो इनका जो जन्म है ना दोस्तों, वो हुआ था, इनका जन्म तक्षशिला के अंदर, तक्षशिला में हुआ था, और यहीं पर इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना भी करी थी। और इनकी मृत्यु जो है ना दोस्तों, मृत्यु वो हुई थी पटना के अंदर। कहाँ हुई थी? पटना के अंदर, जो कि बिहार डिस्ट्रिक्ट, बिहार स्टेट में है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री भी थे। कौटिल्य का नाम दूसरा आप बात करें तो विष्णुगुप्त भी इनको कहा जाता था। आचार्य चाणक्य जो थे ना, उनके पुत्र थे ये, इसलिए इनका नाम चाणक्य पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बताओ। उत्तराधिकारी पूछ रहा है, मतलब अशोक ने किसके बाद में मगध की गद्दी संभाली थी, मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली थी, यानी कि वहां का शासन का उत्तरदायित्व संभाला था। बिल्कुल बेफिक्र बेटी, आपका सही आ रहा है। आगे एक प्रश्न आएगा तब हम इसको क्लियर करेंगे। आज 1000 लाइक की संख्या होनी चाहिए। देखिए, आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, कल से प्रश्न बना रहे हैं आपके लिए। जो प्रश्न आप चाहते तैयार हुए हैं जस्ट आधा घंटा पहले, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता आपके इस क्लास के चक्कर में। लेकिन हमने जब बोल दिया है आपको पूरा करवाया जाएगा तो करवाया जाएगा, क्लास को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा बीच में। तो आपको थोड़ा सपोर्ट करने की जरूरत है। 1000 प्लस लाइव आज अपने होनी चाहिए। देखिए, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? दोस्तों, तीसरे नंबर का जो प्रश्न है ना अपना, इसका होगा बिंदुसार। बिंदुसार सम्राट अशोक के पिताश्री थे, ठीक है ना। इनके बाद में कौन बने? अशोक सम्राट उत्तराधिकारी बने थे, मतलब इनको राजकुमार घोषित किया था इन्होंने। अगर हम बात करें अशोक की, तो काफी फेमस है इतिहास के अंदर। अगला प्रश्न देखिए। मौर्य काल में निम्न में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? केवल और केवल राज्य का ही अधिकार था। वो कौन सा विषय था? भूमि, खान, चारा या वाणिज्य? तो बताओ क्या होगा? बहुत ही बढ़िया। 4 नंबर का जो प्रश्न है ना दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये आय का एक साधन हुआ करता था, और ये खान यहाँ पर राइट आंसर आएगा, क्योंकि मौर्य काल के अंदर खानों का प्रचलन ज्यादा था, खनिज वगैरह निकाले जाते थे, तो इससे काफी आय में वृद्धि होती थी इन लोगों के। 5वें नंबर का प्रश्न देखिए। निम्न में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? बताइए, किसकी जानकारी हमें अशोक के शिलालेखों से मिलती है? जीवन वृत्त, आंतरिक अशांति या विदेश नीति, या तो फिर सभी विकल्प सही है? देखिए, यह आपको ध्यान में रखना होगा। आंतरिक नीति के बारे में भी पता चलता है हमारे को, जीवन वृत्त के बारे में पता चलता है, और विदेश नीति के बारे में भी इसके अंदर पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी राइट आंसर, ठीक है ना। आंतरिक नीति, जीवन वृत्त और विदेश नीति, इनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा अभी। कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनके अंदर हम इनको डिटेल से देखेंगे। छठा प्रश्न देखिए। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो बताइए, वो कौन सा यूनानी शासक था जिसको पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? अशोक के दादा। बताइए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर?
बहुत ही बढ़िया। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा ना वो होगा सेल्यूकस निकेटर। बी ऑप्शन सभी जिंदाबाद। मान पार्टी सारी जिंदाबाद। बी ऑप्शन बता रहे हो तुम लोग। देखिए सेल्यूकस निकेटर जो था ना ये सिकंदर का क्या था? सिकंदर महान का सेनापति था भाई ये। तो सर क्या पता चला आपको? सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है ना? सिकंदर की मृत्यु होगी, उसके बाद में बेबीलोन का जो शासक बना था ना उसी का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की तरह ही सेल्यूकस निकेटर ने भी भारत को जीतने की कोशिश करी थी, लेकिन वो असफल रहा था। उसने सिंधु नदी और काबुल नदी को पार किया था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? और इसका नतीजा क्या था? नतीजे के रूप में सेल्यूकस निकेटर और जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसकी संधि के रूप में वो वापस लौट गया था। उनके बीच में वो संधि हुई थी। इसमें ये था कि वो आक्रमण नहीं करेंगे, उनकी आने वाली पीढ़ी या फिर वो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी हेलेना, ये चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी के रूप में भी थी। आगे देखिए बात करते हैं अपन वो सॉरी मां के रूप में। 7वें नंबर में चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? बताइए। बिंदुसार की मां। बताओ चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? बताओ 7वें नंबर के प्रश्न में। शायद ये तो तुम सभी बता दोगे। बताओ, देखिए नाराज मत करना भाई बिल्कुल भी। इस प्रश्न का उत्तर सबके पास में होना चाहिए 7वें नंबर के प्रश्न में। ठीक है लोकेश कुमार, देखेंगे। एक रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में गलती दिखाई दे ना, जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर एक प्रश्न था जो परसों वाली क्लास में आया था, वो प्रश्न मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। उसमें क्या है, टेस्ट सीरीज में थोड़ा एरर आ गया था, एक प्रश्न में गलती हो गई थी, तो उस प्रश्न को सही कर दिया हमने। अगर आप उसको अब देखोगे ना तो सही हो चुका है। ठीक है, वो प्रश्न मैं आपको कल यहाँ पर भी वापस से करवा दूंगा। कई बार हो जाता है कोई क्वेश्चन में, बट आप रिपोर्ट का ऑप्शन आता है वहाँ पे, रिपोर्ट भी क्लिक कर दिया करो, हम देख करके उसको हाथों हाथ सही कर देते हैं। 7वें नंबर के प्रश्न में विष्णुगुप्त आंसर होगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर। चाणक्य का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? बताओ 8वें नंबर के प्रश्न में। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? गुड। चलो देखिए, तो दोस्तों 8वें नंबर के प्रश्न में क्या होगा? पाटलिपुत्र, नंबर 1 ऑप्शन। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। 9 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? निम्न में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। बताइए। काबुल, हेरात, उपरोक्त दोनों या कलिंग? क्या होगा 9 नंबर के प्रश्न में? देखिए कलिंग जो था ना, मगध का शत्रु देश रहा था हमेशा से ही। कलिंग की राजकुमारी से सम्राट अशोक को प्रेम भी हुआ था, लेकिन उनका प्रेम प्रश्न ज्यादा चला नहीं, शादी नहीं हो पाई उनकी। और फिर बाद में कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, बुरी तरह से लोगों का वहां पे रक्त संहार हुआ। उस स्थिति को देख करके अशोक ने युद्ध न करने का डिसीजन लिया था और सारे सामाजिक जो रीति उन्होंने चलाई सबको चेंज कर दिया था, सारे नियम वगैरह चेंज कर दिए। मतलब उनकी जिंदगी एक अलग ही तरह की बन गई थी कलिंग युद्ध के बाद में। खैर यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया था, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि अशोक का स्वप्न ये था कि वो अखंड भारत का निर्माण करेंगे। अब अखंड भारत के निर्माण के लिए कलिंग पर आक्रमण करना जरूरी था, क्योंकि वो अशोक की बात मान नहीं रहे थे। अखंड भारत का मतलब क्या था कि वहाँ पर पूरा देश एक ही नियम होना चाहिए। अशोक हमेशा ही लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। चलो आगे देखिए 10 नंबर के प्रश्न में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? बताइए 10 नंबर के प्रश्न में क्या होगा? बहुत ही बढ़िया। तो देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत जो था ना वो था मेगास्थनीज। बी ऑप्शन हो जाएगा। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो यूनानी शासक सेल्यूकस ने अपना दूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो इसका दूत किसका था? ये दूत था सेल्यूकस निकेटर का। चलिए साहब आगे बात करते हैं, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार प्रश्न भाई, ध्यान रखिएगा इसका आप। अशोक के शिलालेख जो है ना उनके ऊपर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? बताओ तो जरा, क्या होगा इसका सही उत्तर?
मेगस्थनीज जो थे ना, उन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। वो 7 वर्ग अभी मैं आपको बता दूंगा टाइम रहा तो देखिए यहाँ पे होगा ब्राह्मी लिपि। नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका ब्राह्मी लिपि, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था बताओ। आज टारगेट ये है हमारा लाइव का, तो तुम इसको जरूर पूरा करोगे, उम्मीद है तुमसे। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था बताओ। ठीक है, तो दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण किया था सम्राट अशोक ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका तीसरा यहाँ पर राइट आंसर। अगला प्रश्न आता है हमारा, ये है कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था। 64 क्वेश्चन करेंगे आज। तो बताइए कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था। कलिंग युद्ध के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, सारी राजनीति बार बार डिस्कस नहीं करेंगे हर एक प्रश्न में। तो यहाँ पे होगा आंसर आपका बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था इन्होंने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये ध्यान रखिएगा तुम लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या नंबर 14, निम्न में से किस तमिल ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत पर आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है बताओ। क्या होगा इसका सही उत्तर। निम्न में से किस तमिल ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत पर आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों एक तो मोरनानुरु और एक एनानुरु। ये नुरु, पुट्टो, टुट्टो, लुट्टो, पुट्टो इस तरह के नाम है ना साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, पहला और दूसरा। ठीक है जी। अगला देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, किसके प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे बताइए। वशुमित्र, श्रवण, निग्रोध व उपगुप्त, उपरोक्त सभी, मतलब इनमें अश्वघोष भी है। बताइए क्या होगा इसका। ठीक है, देखिए वह बताइए आप, एक ही बात है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, श्रवण, निग्रोध व उपगुप्त। इसके बारे में बात करेंगे अभी। अगला देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, बौद्ध धर्म स्वीकारने से पूर्व अशोक शिव का उपासक था। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है। जब अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया उससे पहले वो शिव का उपासक था। तो ये बात हमें कहाँ मिलती है, राष्ट्रनीति में, दिव्यावतान में, दीपवंश में या फिर कहीं नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका। तो देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा आपका राष्ट्रनीति। अच्छा अगर आपसे कोई पूछ ले कि राष्ट्रनीति जो है ना ये किसके द्वारा लिखी गई, तो इसकी रचना किसने करी, क्या बताओगे आप। तो सर यहाँ पे आंसर है कल्हण। कल्हण ने राष्ट्रनीति की रचना की थी और ये क्या है, संस्कृत में ग्रंथ है। संस्कृत भाषा में एक लिखित ग्रंथ है, किसके द्वारा, कल्हण के द्वारा। इसके अंदर क्या है, राजाओं का इतिहास है समय प्रवाह के टाइम के अकॉर्डिंग। ये कविता के रूप में है और इसमें कश्मीर का इतिहास भी वर्णित है। अगर आपको पूछ ले कि कश्मीर का इतिहास कहाँ पर है, तो राष्ट्रनीति में ही मिलने वाला है। ये कश्मीर का इतिहास कई बार प्रश्न आ चुका है, तो तुम ध्यान रखना राष्ट्रनीति में ही मिलेगा जो कि कल्हण के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त ने नंद वंश के शासक को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना करी थी। बताइए सर क्या होगा 17 नंबर के प्रश्न में आपका उत्तर, जल्दी करो। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। क्या दोस्तों, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्तों, पशु पक्षी भी काट लेते हैं। तो ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्तों। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। और तुम्हारी मिसाल कब बनेगी जिंदगी, जब तुम्हारे हाथ में होगा जॉइनिंग लेटर। समझ गए। आपकी बात सरकारी जरूर बनना है तुम्हारे को, मास्टर जो भी तैयारी कर रहे हो तुम। किसी को माफ नहीं किया जाएगा अगर आप मास्टर नहीं बने, तो देख लेना तुम लोग। उत्तर क्या होगा, पहला ऑप्शन धनानंद। बड़ा कपटी राजा था ये, बेकार आदमी था। नादिर शाह के टाइम में मारा गया था, नादिर शाह ने आक्रमण किया था उस टाइम में।
ये कहा जाता है कि शाहजहां मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुर्शी हुआ करता था। ये सुजान एक लड़की थी, सुजान नाम की लड़की थी, वो नाचती थी राजाओं के दरबारों में। उससे ये बहुत ज्यादा प्यार करता था, प्रेम करता था, है ना। उस नर्तकी के ऊपर आशिक था ये। एक दिन दरबारियों ने बादशाह से कहा कि ये जो घरानंद है ना वो बड़ा अच्छा गाता है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब गा के सुनाओ। तब तक ये राजा नहीं बना था, तो इसे नहीं गया कि सर मुझे तो नहीं आता ये वो फलाना ढिमका। फिर उन्होंने कहा कि सुजान को बुलाओ आप, तब गाएगा ये। सुजान को आते ही बेटा मंत्रमुग्ध हो गया और फिर गाने लगा, खतरनाक लगा रहा है। सब लोग ऐसे हो गए यार, ये क्या ही हो गया मतलब इस बंदे को। फिर इसको देश निकाल दिया, राजा से बाहर कर दिया, राजा की बात नहीं मानने पर। गाता इतना अच्छा है, कहने पर नहीं गा रहा, ये बात है, ठीक है ना। चलो तो इस तरह से फिर इस सुजान ने धोखा दिया इसको, धोखा हो गया इसके साथ में। फिर ये वृंदावन के अंदर जाकर के अपना बाकी का जीवन व्यतीत करता है। अगला प्रश्न देखिए, बड़ी कहानी है, खैर आप छोड़ो उसको। इनमें से अशोक का गुरु कौन था बताइए। 18 नंबर के प्रश्न में उत्तर दीजिए। अशोक का गुरु ठीक है। सुनीता, हेमराज, प्रेमलता, अरे टावरो क्लास छोड़ जाओ देखो। हाँ लवी हो गया था, बिल्कुल लवी हो गया। समझ नहीं रहे कितने बड़े हो गए। अरे टावरो बड़ा बाप बनने रहे थे, समझ में नहीं था। देखो 18 नंबर के प्रश्न में क्या होगा, मोगली पोथिस। इनका नाम था मोगली पोथिस, ठीक है। मोगली पोथिस को कई विद्वान है उपगुप्त कहते हैं। जैसे मैंने बताया था उपगुप्त के बारे में बात करेंगे। तो मोगली पोथिस को ही उपगुप्त कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे भूत रहते हैं जिनमें जो तीसरी सदी की हुई थी ना, उसके संचालन और कथावस्तु के रचनाकार के रूप में इस चीज को माना जाता है। इसलिए यहाँ पे मोगली पोथिस को उपगुप्त कहा जाता है। खैर आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न, इंडिका का मूल लेखक कौन था। इंडिका जो पुस्तक थी ना दोस्तों, इसका मूल लेखक कौन था, क्या नाम था उसका। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए तेरे प्यार में सदर खोया कि आंसू भी ना आए तो प्यास काट कर रोया। वाह क्या कमाल की जोक लगा दो तुम लोग। देखिए दोस्तों क्या होगा इसमें, मेगास्थनीज। इंडिका का मूल लेखक कौन था, मेगास्थनीज था। अगला देखिए प्रश्न संख्या नंबर 20। तो जरा बताइए इसमें उत्तर क्या होगा जनाब। अशोक द्वारा लुम्बिनी में भूमि की दर से घटाकर, भूमि की दर को दर से घटाकर कर दी थी कितनी, मतलब इस चीज का उल्लेख कहाँ मिलता है। भूमि कर की दर को घटाया था अशोक ने। ये बात हमें कहाँ मिलती है, रुम्बिनी के अभिलेख में, नील सागर अभिलेख में, कौशाम्बी अभिलेख में या सारनाथ अभिलेख में, कहाँ मिलती है। खैर तुम्हें शायद पता नहीं होगा, इसके बारे में बता देता हूँ। 20 नंबर का जो प्रश्न है ना, इसका उत्तर होगा रुम्बिनी अभिलेख, पहला ऑप्शन, ठीक है ना। रुम्बिनी अभिलेख, आप इसको लुम्बिनी अभिलेख भी कह सकते हैं, या आपको कई जगह लुम्बिनी अभिलेख के रूप में मिलेगा। तो लुम्बिनी जहाँ लिखे ना, लुम्बिनी अभिलेख, वहाँ से ना रुम्बिनी अभिलेख की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो नेपाल के अंदर लुम्बिनी के अंदर है ये, और अशोक स्तंभ पर ये ब्रह्मलिपि के अंदर सब कुछ संदेश अंकित है, जिसकी खोज 1896 के अंदर करी गई। एक व्यक्ति थे अलोइस एंटन वोहर, ऐसा था इनका नाम। तो खैर ये नाम याद करने की जरूरत नहीं आपको, केवल आप इतना याद रखना रुम्बिनी अभिलेख। आगे देखिए अशोक के धन की परिभाषा कौन से स्तंभ लेख में दी गई है, बताओ 21 में क्या होगा। यश शर्मा, विमलेश मीना, अशोक कुमार, बढ़िया सही है तुम्हारा। दुर्गा अनीता कुमारी, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए यहाँ पे तो क्या होगा, दूसरा से सातवां बी ऑप्शन। संसार के इतिहास में अशोक इसलिए विख्यात है दोस्तों कि उन्होंने मानव की नैतिकता के लिए काफी प्रयास करे थे। निरंतर मानव की नैतिकता की उन्नति के लिए काफी प्रयास करे थे, जिन सिद्धांतों के पालन करके आज भी हम हमारे जो नैतिकता के सिद्धांत हैं उनको बढ़िया कर सकते हैं, नैतिक जीवन को बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। तो अशोक जो शिलालेख है ना, उनके अंदर अशोक को क्या कहा गया, धम्म कहा गया।
दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में अशोक ने धर्म की व्याख्या जो करी है ना, वो क्या करी है, एक बार सुन लो बस, कानों के अंदर बैठा लो थोड़ा। हालांकि पूछेगा तो नहीं, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि परिभाषा कौन से स्तंभ में करी गई, तो दूसरे और सातवें। अब इसमें ये परिभाषा थी क्या, ये मैं आपको जरा सुना देता हूँ। उसमें ये था, धम्म है साधुता। साधुता के बारे में बताया कि धम्म क्या है, साधुता। धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, है ना, पाप रहित होना, पाप नहीं करना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता आनी चाहिए आपकी, दया और दान जैसी आपकी नीति होनी चाहिए। दया होनी चाहिए आपको जीवों के प्रति, दान भी देना चाहिए आपको गरीबों को, है ना, प्राणियों का वध नहीं करना है आपको, जीवों की हिंसा नहीं करनी है, माता पिता के साथ में कुछ कड़ा व्यवहार नहीं करना आपको, हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करना है, सेवा करना है, ये सब चीजें हैं। गुरुजनों के प्रति आदर, ये सब चीजें थी। इसमें आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिलता, बताओ। बहुत बढ़िया, लक्ष्मी देशिको, SMS हिमांशु, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर तो क्या होगा, हमारा 22 नंबर का प्रश्न में दोस्तों श्रीलंका, ठीक है ना। निम्न में से इस देश में अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला, श्रीलंका में मिला, भारत में मिलते हैं, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, उत्तरी पश्चिमी जो भारत है, यहाँ पे हुआ करता था इसका एरिया। ऊपर वाला ये बनाया मैंने, और ये था इसका मतलब पूरा का पूरा। चलो आगे देखिए, प्रश्न संख्या नंबर 23 बताइए, धम्म में अल्प संग्रह व अल्प व्याख्या का विधान है, इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, बताओ। द्वितीय, सातवें, तीसरे और चौथे। ये PDF आपको डाल दूंगा मैं मान एजुकेशन ऐप पे, तुम देख लेना, इस टॉपिक के नीचे मिल जाएगी, कल डाल दी जाएगी, क्योंकि इसमें 64 क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या होगा, तीसरे थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में किसने शिक्षा दी, बताओ। जैन धर्म की शिक्षा इन्होंने दी थी। तो 24 नंबर के प्रश्न में भद्रबाहु, नंबर 1 ऑप्शन, भद्रबाहु एक बहुत ही सुप्रसिद्ध जैन आचार्य थे, जो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदाय के अंतिम व्यक्ति माने जाते थे। श्रुत केवली जिसको बोलते हैं, धर्म की बात सुनने वाले। और आपको पता हो भद्रबाहु जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। अगला देखिए 298 ईसा पूर्व में किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास करके अपना शरीर त्याग किया था, बताइए। 25 नंबर के प्रश्न में। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, श्रवणबेलगोला नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा। श्रवणबेलगोला कहाँ पे भाई, कर्नाटक राज्य के अंदर है, कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर। देखो यहाँ पर कन्नड़ के अंदर वेल का क्या अर्थ होता है, कन्नड़ के अंदर जो वेल है ना, ये वेल आप देख रहे हो, इसका मतलब होता है श्वेत, है ना। और अगर मैं बात करूं श्वेत, और यहाँ पर जो गोल है ना, ये गोल, इस गोल का मतलब होता है सरोवर, सरोवर। तो शहर के मध्य में एक सुंदर श्वेत सरोवर के कारण यहाँ का नाम जो पड़ा वो पड़ा श्रवणबेलगोला, है ना। बेलगोला पड़ा, फिर बेलगोला से श्रवणबेलगोला हो गया। अगला देखिए, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी, प्रियदर्शी एवं देवानंद प्रियदर्शी के रूप में किया गया, बताओ। ये तो सारे कर दोगे तुम, बहुत बढ़िया। आज का सुविचार, मुझे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। बहुत बढ़िया लक्ष्मी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे उत्तर होगा अशोक, नंबर 1 ऑप्शन। अगला हमारा प्रश्न देखिए, बिंदुसार के विभिन्न उपनाम व उनके स्रोत का कौन सा युग्म सही नहीं है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अमित्रोचिस, भद्रसार, सिंहसेन या फिर सविशो में लेते हैं, बताओ तो, तुक्का ही लगा दो, तुक्का भी सही लग जाएगा तुम्हारा, टेंशन ले रहे हो तुम। माइनस मार्किंग तो है तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारे मन में आएगा वही करोगे तुम, नहीं करने देंगे तुम्हारे मन में आएगा वो। लास्ट में तुम्हें अच्छी तरह से तैयार किया जाएगा, तुम्हें किस तरह से पेपर करके आना है। डी ऑप्शन होगा, अगर एग्जाम में 4-5 दिन रहेंगे उस टाइम में,
सभी सही है यहाँ पे, है ना? अमित्रोचेट्स यूनानी लेखक ने कहा, भद्रसार वायुपुराण में कहा गया और सिंसेन जैन ग्रंथों में कहा गया बिंदुसार को। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के समय तक्षशिला में हुए विद्रोह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए। बताओ साहब, क्या होगा 28 नंबर के प्रश्न का उत्तर? तो दोस्तों यहाँ पे होगा दिव्यावसान। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। दिव्यावसान यानी कि दिव्य कथाएं, बहुत कथाओं का ग्रंथ है ये एक। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे? बताओ तो 29 में क्या होगा? गुड, गोलू में आपका भी सही है। देखो तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा आपका 29 नंबर के प्रश्न में श्रवणबेलगोला के अंदर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पता है कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला देखिए, उत्तर बताइए 30 नंबर के प्रश्न का। बिंदुसार के समय में तक्षशिला के दो विद्रोह का दमन क्रमशः किसने किया? तक्षशिला में जो विद्रोह हुए थे उनमें आपको बताना है, पहले अशोक ने किया था, फिर उसके बाद में किसने किया था? सुशील ने। यही सही होगा क्या उत्तर? बिल्कुल यही होगा। सुशील इसका ज्येष्ठ भाई था अशोक का, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत कौन था? बताओ। 31 नंबर के प्रश्न को दे दो, क्या होगा? बढ़िया, इसमें उत्तर क्या होगा? डायमेकस, नंबर 1 ऑप्शन। एंटियोकस प्रथम सेलेउकस का पुत्र था ये, ठीक है? और सीरिया का राजा भी हुआ करता था। सीरिया का राजा हुआ करता था। भारत में जब द्वितीय मौर्य साम्राज्य बिंदुसार राज्य करता था, जिस टाइम में राजा था, उस टाइम में एंटियोकस प्रथम सीरिया के राज्य के शासन संभालता था। अगला देखिए, और इन दोनों के बीच एंटियोकस प्रथम और बिंदुसार के बीच काफी घनिष्ठ संबंध थे, मैत्रीपूर्ण संबंध। अगला प्रश्न है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? बताओ। जो मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत आया था उसका नाम बताइए। सिकंदर, मेगसेस, प्लेटो और अरस्तु। क्या नाम था उसका? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे उत्तर होगा मेगसेस, नंबर 2 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना? 33 नंबर का प्रश्न देखिए, बिंदुसार के दरबार में उपस्थित मिस्र फिलाडेल्फस के राजदूत डियोनिसियस का उल्लेख किस लेखक ने किया था? बताओ। ये नाम तुम्हारे को उल्टे पुल्टे लग रहे हैं शायद। दिमाग खराब हो रहा है क्या? दिमाग खराब नहीं करना है तुम्हारा, याद करना है प्रश्नों को। आंसर आएगा प्लिनी, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्न में से कौन से लेखकों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? बताइए क्या होगा इसमें? ठीक है, तो देखो यहाँ पे है उत्तर होगा मास्की और गुर्जरास अभिलेख। गुर्जर अभिलेख जो है, इसके अगर बात करी जाए तो मास्की अभिलेख है ना दोस्तों, मास्की को आप मास्की भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। देखिए तो है आंध्र प्रदेश के अंदर, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है, और कर्नाटक के रायपुर के अंदर एक छोटा सा एक गांव है ये। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे गुजरात की, तो ये एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश में। ये अभिलेख प्राप्त हुआ था 1924 के अंदर। अगला देखिए, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन था? बताओ। 35 नंबर के प्रश्न में मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन था? स्थानीय हुआ करता था जिला प्रशासक, नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न में उत्तर देना है। सच कथन की पहचान करनी है तुम्हारे को। करो देखिए फटाफट से सच कथन कौन सा है यहाँ पे? ये क्या चल रहा है लक्ष्मी चौहान? देखिए तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा आपका? हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। देखो बाकी तो सारे सही हैं यहाँ पे, लेकिन देखो अभिलेखों में अशोक देवानंदर्षि और देवानंदर्षि उपाधि से विभूषित हुआ। विभूषित किया गया। विदिशा राजकुमारी थी, इसका विवाह हुआ था। अशोक के अभिलेखों में रानी पारुलावती का उल्लेख मिलता है, और अशोक का राज्याभिषेक 277 ईस्वी में हुआ।
तो देखिए 273 ईस्वी में नहीं हुआ था, 270 ईस्वी में हुआ था। आपको पता होना चाहिए, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसके पिता पूर्ववर्ती कौन थे? बिंदुसार। और अशोक के बाद में शासन किसने संभाला था? दशरथ मौर्य ने। अगला देखिए, राज्याभिषेक